बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को आज के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को स्टूडेंट इससे पहले हमने लेक्चर में जो डिस्कस किया था, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको फिक्स एसेट भी कहा जाता है और जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है और जो है ये आपके बिज़नेस को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो इसको फर्दर डिटेल में अभी हम आपको समझाते हैं। तो चलते हैं फिर आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स। हम आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी नेचर क्या होती है, क्या होता है नॉन करंट एसेट्स। एक्चुअली नॉन करंट एसेट्स जो है इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है स्टूडेंट? टेंजिबल वो होता है, वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिज़िकली एग्जिस्टेंस होती है, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं उनको टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। उनमें मशीन है, उनमें व्हीकल है, उनमें जनरेटर्स हैं, उनमें फर्नीचर एंड फिक्सचर है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, और भी होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 4 जो है एसेट्स लिख के समझा रहा हूँ। ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल कहते हैं वो एसेट्स होते हैं जिनकी फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको आप छू नहीं सकते, लेकिन ये भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। इनटेंजिबल में क्या आता है स्टूडेंट्स? गुडविल आती है, पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं और सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर वो जो आपकी कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा होता है। तो अभी हम आपको इन एसेट्स के फर्दर डिटेल की तरह आपको समझाते हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? अब नॉन करंट एसेट्स में ये दोनों है स्टूडेंट्स। अब ये दोनों एसेट्स क्या करते हैं, चाहे टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल हो, ये आपको जनरेट, जैसे लिखा जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करके देते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हों या नॉन टेंजिबल एसेट्स हों। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक मशीन लेके मैं उस मशीन से एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो प्रोडक्ट बना के मैं कस्टमर को बेचूंगा, कस्टमर मुझे उसके अगेंस्ट में पेमेंट करेगा। वो पेमेंट मेरे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। ये है हमारा टेंजिबल एसेट्स का, जो उसने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किया। इनटेंजिबल में क्या है? इनटेंजिबल में ये है, जब मैं कस्टमर को वो दूंगा, जब मैं कस्टमर को प्रोडक्ट बना के दूंगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे तो दूंगा नहीं ना, मैं किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको प्रोडक्ट में सेल करूंगा। वो डॉक्यूमेंट बिल कहलाएगा या इनवाइस कहलाएगा। वो बिल या इनवाइस किससे जनरेट होगा? वो सॉफ्टवेयर से जनरेट होगा। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर भी मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को जनरेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इसका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जनरेट रेवेन्यू। इकोनॉमिक बेनिफिट आपको समझ में आ गया। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है कस्टमर मुझे जो है ना पेमेंट करेगा, वो मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। जनरेट रेवेन्यू ज़ाहिर सी बात, तो मैं उसको सेल करूँगा तो मुझे पेमेंट आएगी, वरना मुझे वो सिर्फ पेमेंट नहीं कर देगा। जो मैं इसको दूंगा ना, जो मैं इसको सेल करूँ, जो प्रोडक्ट दूंगा, वो मेरा क्या है? वो मेरा रेवेन्यू है। वो रेवेन्यू मेरा टेंजिबल एसेट भी क्रिएट करेगा, वो रेवेन्यू मेरा इनटेंजिबल एसेट भी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात करते हो जनरेट रेवेन्यू आपका इंटेंजिबल एसेट भी जनरेट करेगा और रेवेन्यू आपका इंटेंजिबल एसेट भी जनरेट करेगा। ठीक है, वो रेवेन्यू क्या है? जो प्रोडक्ट में सेल करके दूंगा, वो जो सेल हो रही है ना, वो मेरा रेवेन्यू है एक्चुअली। वो टेंजिबल एसेट्स भी जनरेट करेगा, वो इंटेंजिबल एसेट्स भी जनरेट करेगा। थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट मोर देन 1 ईयर लाइफ। जाहिर सी बात है ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ये 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। जैसे मशीन है या व्हीकल है या जनरेटर है, ऐसा नहीं है कि वो 1 साल के अंदर वो ख़त्म हो जाए। 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट रेज करके देते हैं, ये जनरेट करके देते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, सॉफ्टवेयर है, ये भी 1 साल से ज़्यादा लाइफ होती है इनकी स्टूडेंट।
तो थर्ड में ये कहना चाह रहा है मोर देन 1 ईयर लाइफ, यानी 1 साल से ज़्यादा लाइफ होती है इनकी। फोर्थ में डेप्रिशिएट आफ्टर 1 ईयर, ये डेप्रिशिएट भी हो सकता है, ये अमोर्टाइज भी हो सकता है। इसको मैं अमोर्टाइज भी कर देता हूँ ऑब्लिक स्लैश करके, स्लैश अमोर्टाइज, ठीक है। डेप्रिशिएट और जाहिर सी बात है एसेट यूज़ होगा, वो चलेगा, वो तो जाहिर सी बात उसकी लाइफ थोड़ी कम होगी, तो उसको हम डेप्रिशिएट, अगर वो टेंजिबल एसेट्स है तो वो डेप्रिशिएट होगा, अगर वो इनटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइज होगा। डेप्रिशिएट कहें या अमोर्टाइज कहें, दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों की मीनिंग ये है कि वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ यानी कम, ठीक है स्टूडेंट्स। जो टेंजिबल एसेट है वो डेप्रिशिएट होगा, इनटेंजिबल एसेट है वो अमोर्टाइज होगा, ठीक है। 1 साल बाद ये डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा, 1 साल बाद अमोर्टाइजेशन इस पे चार्ज होगा। कैसे होगा स्टूडेंट, ये हम आपको आगे वाले लेक्चर में आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या चीज़ होते हैं, इनकी क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले है जनरेट इनकम। जनरेट इनकम ये है कि ये हमें इनकम जनरेट करके देते हैं। सपोज़ कि मैंने एक कस्टमर को मैंने एक प्रोडक्ट बना के मैंने इसको सेल कर दी, और कस्टमर ने कहा है कि मैं आपको 1 महीने बाद इसकी पेमेंट करूंगा। अब 1 महीने बाद जो मुझे पेमेंट करेगा ना, वो मेरी इनकम है। वो इनकम कहाँ से आई, रिसीवेबल से आई। रिसीवेबल कैसे आया, मैंने कस्टमर को जो प्रोडक्ट बना के दी, उसने 1 महीने बाद मुझे पेमेंट की, वो रिसीवेबल वहाँ से क्रिएट हुआ, और ये रिसीवेबल के थ्रू जो कैश आएगा वो इनकम होगा। इसलिए कहते हैं ये जो करंट एसेट्स है ये आपके इनकम को जनरेट करता है। अगर रिसीवेबल ना होता तो हमारे पास जाहिर सी बात है और मेरे पास इनकम भी जनरेट ना होती। इसका मतलब है करंट एसेट्स आपकी इनकम को भी जनरेट करते हैं। लाइफ लेस देन 1 ईयर, इनकी लाइफ जो होती है, जैसे फिक्स एसेट की लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, तो इनकी लाइफ स्टूडेंट्स लेस देन 1 ईयर होती है। 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 1 ईयर लाइफ इनकी होती है। और ये 1 साल के अंदर ही ये जो है ना, ये 1 साल के अंदर स्टूडेंट्स ये जो हैं जो करंट एसेट्स हैं 1 साल के अंदर ही ये सेटल हो जाते हैं, और 1 साल के अंदर ही ये समझ लें कि ये सेट ऑफ हो जाते हैं। और दूसरा ये कि ये कन्वर्टेबल होते हैं इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट से मुराद ये है या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज़ आ जाती है। वो कैसे आती है मैं आपको आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। इनकी लाइफ ये समझें आप लेस देन 1 ईयर होती है, और जो करंट एसेट्स जो होते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, उनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। इन नॉन करंट एसेट्स की लाइफ विद लेस देन 1 ईयर होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्टेबल इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट। यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है ये। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट बना के ना मैंने सेल कर दी कस्टमर को। मेरे पास ये पेन था, मैंने ये पेन बना के कस्टमर को जो सेल किया ना, कस्टमर ने उसके अगेंस्ट में मुझे कैश पेमेंट कर दी। मैंने उसको प्रोडक्ट दी, उसने मुझे कैश दिया। ये क्या है, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने ये पेन बना के मैंने प्रोडक्ट बनाई, ये एक पेन बना के मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने इसके अगेंस्ट में मुझे कैश दिया। ठीक है, ये क्या है, कैश है। मैंने उसको पेन बना के दिया, उसने मुझे कैश दिया। ये कहलाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसको कहा जाता है, या तो आपके पास कैश आता है या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ आ जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ये कैश और कैश इक्विवेलेंट बहुत सी अंदर आइटम्स होते हैं करंट एसेट्स में। हम आपको आगे वाले लेक्चर में एक लिस्ट ऑफ आइटम बताएंगे कि कौन कौन से आइटम होते हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट होते हैं। अभी आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये होता है, आप आप भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको या कैश मिलता है या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ मिलती है, इसीलिए आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो फॉर सेल पर्पस, ठीक है। करंट एसेट्स जो होता है वो क्या होता है, वो सेल पर्पस के लिए होता है, जिसमें आपने इन्वेंट्री बना के, जैसे पेन बना के, ये मैं बना के अपने पास तो नहीं रखूँगा ना, इसको मैंने बेचने के लिए बनाया है।
ये किस लिए बनाया है? बेचने के लिए, सेल पर्पज़ के लिए, इसलिए ये सेल पर्पज़ के लिए। तो ये 4 ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इन 4 इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप उस एसेट को पहचान सकते हो कि वो करंट एसेट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, ये लायबिलिटी की टाइप्स है, इसको मैं कर देता हूँ टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। ओके, लायबिलिटी की कितनी टाइप्स होती हैं स्टूडेंट? लायबिलिटी की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये क्या होती है? अब हम आपको एक छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी स्टूडेंट ये होती है मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा तक ये पे ऑफ सेटल होती रहती है। हर साल इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। 1 साल से ज़्यादा इसकी वो लाइफ होती है। लाइफ से मुराद ये है कि 1 साल से ज़्यादा का पीरियड जो होता है इसको सेटल करने में लगता है, ये समझें आप। ठीक है, और जो है इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिक्वायर्ड होता है। तो आगे हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों रिक्वायर्ड होता है। जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को कहा कि मुझे 5 लाख का आप लोन दे दें। तो बैंक मुझे वैसे तो लोन नहीं देगा ना, वो कहेगा भाई मुझे आप हमारे पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाएं ताकि हम जो है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको रख सके। यानी इस लायबिलिटी को लेने के लिए मुझे उनके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा, वरना वो मुझे लोन नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स के तौर पे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स भी हो सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है। अच्छा, रेंट एग्रीमेंट में क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी जगह कोई शॉप लेता हूँ और मैं शॉप के लिए कोई एग्रीमेंट करता हूँ उसके लैंडलॉर्ड से। उसने मुझे कहा कि आपको जस्ट सपोज़ के 40% हमें एडवांस देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, 40% मैंने जो उस एडवांस दिया वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है, अब उसकी बिहाफ पे मैंने रेंट एग्रीमेंट को जो है ना साइन कर दिया। अब मंथली बिहाफ पे उसको पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो ये भी मोर देन जो है 1 ईयर पेबल्स होते हैं, जो रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, जो बड़े पैमाने पे साइन होते हैं, शॉप्स के होते हैं, दूसरे मार्केट्स के होते हैं। ठीक है, तो ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट इनके लिए भी रखवाना पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट? वो होती है जो 1 साल के अंदर ही सेटल हो जाती है, यानी 1 साल के अंदर ही पे ऑफ होकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 1 साल से ऊपर नहीं जाती, 1 साल के अंदर ही ये सेटल हो जाती है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। इट विल बी सेटल विद इन अ ईयर, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, यानी इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिक्वायर्ड नहीं होता करंट लायबिलिटी के लिए, और ये 1 साल के अंदर सेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक 5000 की जैसे 5000 की मैंने किसी से कोई ग्रॉसरी ली और उसने कहा कि आप मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, 1 महीने का मैंने कहा ठीक है, आपको 5000 में 1 महीने बाद पे कर दूंगा। अब 1 महीने बाद जब मैं इसको पेमेंट करूंगा उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं आया ना, उसने मुझे ग्रॉसरी दे दी। ठीक है, और मैंने 1 महीने बाद पेमेंट करके उस लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की नीड नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है हमारे पास, इनकी एग्जांपल्स देख लें आप। इसमें अकाउंट पेबल भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या आपकी करंट लायबिलिटी में आता है स्टूडेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट ये चीज़ होती है स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे किसी बैंक में मेरा अकाउंट है, 1 लाख का मेरा अकाउंट है, और सपोज़ के अब मेरे अकाउंट में 20,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, और मेरे अकाउंट में 20,000 पे पड़े हुए हैं और मुझे जो रिक्वायर्ड हैं वो 30,000 हैं। ठीक है, अब मैं बैंक से जब अमाउंट निकलवाऊँगा, विड्रॉ करूँगा, जो 10,000 रुपये जो होंगे ना वो मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, यानी मैंने अपने अकाउंट से एक्सेस अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक पहले वो डिडक्ट करेगा, फिर बैलेंस अमाउंट मेरे अकाउंट में डालेगा। इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज का, एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, ये इसलिए पे किया जाता है क्योंकि इससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये पे नहीं करेंगे आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं स्टूडेंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू पेड फॉर जनरेट बिजनेस रेवेन्यू, एग्जांपल सैलरीज, यूटिलिटीज़, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेस्टोरेंट, ठीक है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं जब तक अपने वर्कर को सैलरी नहीं दूंगा वो काम नहीं करेगी, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब है जब उसमें यूटिलिटी यूज़ होगी, उसमें गैस यूज़ होगा, उसमें इलेक्ट्रिक यूज़ होगी, ठीक है। जब तक मैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस या उसकी पेमेंट नहीं करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे फिर प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट जब तैयार हो जाएगी, जब मैं इनवाइस को जब उसको कस्टमर को डिलीवर करूँगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, इनवाइस चाहिए होगी, बिलिंग चाहिए होगी, तो वो फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेंट एक्सपेंस, जाहिर सी बात है अगर मैंने रेंट पे अगर मैंने कोई फैक्ट्री है, मैं उसको रेंट पे ले रहा हूँ मंथली, जब तक मैं उसको रेंट पे ऑफ नहीं करूँगा तो मुझे वो अपनी प्रोडक्शन करने ही नहीं देगा वो लैंडलॉर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी नेसेसरी है। टेलीफोन एक्सपेंस, इसलिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या फिर कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए जो टेलीफोन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जब तक वो नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेस डिले हो सकते हैं, हमारा रेवेन्यू डिले हो सकता है, जिसकी वजह से भी टेलीफोन एक्सपेंस को इसमें लिया जाता है, क्योंकि ये भी रेवेन्यू को जनरेट करने में एक असिस्टेंस देता है, एक सपोर्ट देता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो चीज़ होती है स्टूडेंट्स जो प्रोडक्शन के लिए, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए जो रिलेवेंट मटेरियल परचेज़ किया जाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है स्टूडेंट्स, की क्या ट्रीटमेंट होती है, आगे स्टूडेंट्स आपको समझाएंगे। ये समझें आप, ये गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो अखराजात आते हैं उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमारे पास है स्टूडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट्स जिसको इनकर्ड करने से आपकी एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू और इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ और की कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। दिस एक्सपेंडिचर्स, ये एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है सुनिए, एक्सपेंडिचर्स, दिस एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ओके। ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये इनकर्ड, ये इसीलिए खर्च किए जाते हैं ताकि इससे इंक्रीज़ हो एसेट्स की परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो? किसकी? एसेट्स की, क्योंकि ये इनकर्ड होगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, ये इनकर्ड नहीं होगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होगी। किसकी परफॉर्मेंस? फिक्स एसेट की परफॉर्मेंस। फिक्स एसेट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ये एक्सपेंस जो है इनकर्ड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मेरे पास मशीन थी, उसकी कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। मैंने उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया, ठीक है, मैंने उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए लगाया। तो अब मैंने 20,000 का उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया। अब उसकी कॉस्ट 1.5 लाख नहीं, अब उसकी कॉस्ट है 1,70,000 पे। ये 1,70,000 पे भी आपके बैलेंस शीट में उठ के जाएंगे कि अब उसकी कॉस्ट ये नहीं है, अब उसकी कॉस्ट 1,70,000 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मिसाल के तौर पे मशीन जो प्रोड्यूस करती थी 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, 100 यूनिट्स इन 1 आवर, इन 1 आवर कर लेते हैं, इन 1 आवर, ठीक है, इसको भी इन 1 आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। मशीन जैसे आपके 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करने से पहले। अब आपने उसके ऊपर खर्चा किया, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए खर्चा किया। अब वो 200 यूनिट निकालती है, पहले 1 घंटे में 100 यूनिट निकालती थी, अब 1 घंटे में 200 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करती है। तो ये 200 यूनिट्स किसकी वजह से आए? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करने से आए। अगर ये नहीं करता तो इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होती, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होती तो 200 यूनिट्स भी पर आवर जो हमारी मशीन है
नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।